नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 10 लेकर के आए हुए हैं, जो कि हिस्ट्री सेशन का जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो डेली आपको यहाँ पर सुबह में 6 बजे आपको सामाजिक विज्ञान का क्लास चलाया जा रहा है, जिसमें आपको न्यू सिलेबस भी दिया जा रहा है और साथ साथ उसका प्रैक्टिस सेट भी करवाया जा रहा था। आज की कड़ी में हम लोग प्रैक्टिस सेट 10 को देखेंगे, सामाजिक विज्ञान का जो हिस्ट्री सेशन का होगा। सारे प्रश्न आपको JCERT किताब से होंगे, क्लास 6, 7, 8 से जुड़े हुए हैं और जो कि सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग ट्रिकी और यहाँ पे बेसिकली चारों तरफ से इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, जिससे कि किसी भी तरह का प्रश्न आए तो आपको सामाजिक विज्ञान में आप अच्छा कर सकें, ठीक है। तो डेली सुबह में 6 बजे आप जुड़ करके तैयारी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी, 1527 ईस्वी, 1528 ईस्वी या कोई नहीं, ठीक है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1526, 1527, 1528 या 1529 ईस्वी, ठीक है। तो खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। ये जो एक लाइन से युद्ध आप देख रहे हैं, इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से भी आपको अभी इसके नीचे तुरंत बता देंगे, जिससे कि आपको ये चारों पांचों जो हिस्ट्री का युद्ध जितना हुआ है वो आप कंप्लीट कर सकेगा, डेट आपको याद रहेगा, ठीक है। तो सारे युद्ध को भी हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही आपको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इसलिए आप जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा और यहाँ पर चैनल में आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारा PDF वीडियो मिलते रहे और आप यहाँ से सामाजिक विज्ञान का बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा, ठीक है। इसलिए जुड़ जाइए आज से, अभी से। चलिए, चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 1526, 1527, 1528 या 1529 ईस्वी। चंदेरी का युद्ध कब हुआ बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, घाघरा का युद्ध कब हुआ? घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1526, 1527, 1528 या 1529 ईस्वी, ठीक है। घाघरा का युद्ध कब हुआ? तो घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ, ठीक है। तो एक लाइन से आप देखें यहाँ पर जो आपका क्रम आया, 1526, 1527, 1528 और 1529, इसी क्रम में 4 युद्ध हुए, ठीक है। ये चार युद्ध हुए। ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, ठीक है। ये सभी युद्ध बाबर के द्वारा किया गया था और सभी युद्ध में बाबर विजयी रहा था, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर हम आपके लिए बना दिए हैं आपके लिए बाबर द्वारा किया गया महत्वपूर्ण युद्ध का नाम याद रखने का ट्रिक, ठीक है। बाबर ने 4 युद्ध किया और चारों युद्ध में क्या रहा? विजयी रहा। तो कभी कभी पूछ देगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध में कौन विजयी रहा, खानवा का युद्ध में कौन विजयी रहा, चंदेरी का युद्ध में कौन विजयी रहा, घाघरा के युद्ध में कौन विजयी रहा? तो सब में विजयी कौन रहा था? बाबर, ठीक है। देखिए इसके लिए कैसे आपको याद करना है, बाबर ने, जिससे प्रश्न पूछ देता है कि बाबर ने कौन कौन युद्ध किए, आपसे पूछ देगा बाबर ने कौन कौन युद्ध किए, इसमें बाबर द्वारा किया गया युद्ध कौन है, ठीक है। तो उसको याद रख लीजिएगा, बाबर द्वारा किया गया महत्वपूर्ण युद्ध का नाम है पान खा चल घर, ठीक है। पान खा चल घर, ठीक है। पान खा चल घर, यहाँ पर लिख लीजिएगा बाबर, ठीक है। पान खा चल घर बाबर याद रख लीजिएगा, यानी बाबर का युद्ध का ये नाम है, ऐसे आपको याद हो जाएगा। या यहाँ पर आप शुरू में लिख सकते हैं बाबर पान खा चल घर, जो आपको अच्छा लगेगा कर लीजिएगा। ये बाबर इसलिए लिख लीजिएगा क्योंकि आपको दिमाग में रहे कि ये जो ट्रिक है वो बाबर द्वारा किए गए युद्ध का है, ठीक है। तो पान खा चल घर बाबर कर लीजिएगा या बाबर पान खा चल घर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे
तब पान से क्या होगा, पानीपत का युद्ध होगा। पान से क्या हो जाएगा, पानीपत का युद्ध हो जाएगा, ये प्रथम युद्ध हो जाएगा, ठीक है। खा से क्या हो जाएगा, खानवा का युद्ध हो जाएगा। चल में च से क्या हो जाएगा, चंदेरी का युद्ध हो जाएगा। घर से क्या हो जाएगा, घाघरा का युद्ध हो जाएगा। चारों युद्ध देख लिए। और देखिए इसका क्रम भी लगातार है, याद रखिएगा, ठीक है। पान खा चल घर ये क्रम भी लगातार है, पान खा चल घर बाबर ये क्रम भी लगातार है। और यहीं से याद रखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, उसके बाद खानवा का युद्ध 1527, उसके बाद चंदेरी का युद्ध 1528, उसके बाद घाघरा का युद्ध 1529। चारों युद्ध में बाबर विजयी रहा है, ठीक है। बाकी इसका और भी जो अभी प्रैक्टिस सेट आएगा उसमें सब चीज़ ट्रिकी आपको मिलते जाएगा। बस आप प्रैक्टिस सेट के क्रम में भी सब कुछ याद कर सकते हैं। बाकी तो आपको थ्योरेटिकल और ये जो आपको जेटेट न्यूज़ सिलेबस आया है उसका भी नोट्स बनते जा रहा है, वो भी आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज मिलते जा रहा है, ठीक है। तो जिस दिन टॉपिक वाइज नहीं बन पाया उस दिन आप प्रैक्टिस सेट को करेंगे, जिस दिन टॉपिक वाइज बनेगा उस दिन टॉपिक वाइज आपका आ जाएगा क्लास। दिल्ली सल्तनत के शासकों का काल माना जाता है, दिल्ली सल्तनत के शासकों का काल माना जाता है 1206 ईस्वी से 1515 ईस्वी, 1206 से 1526, 1306 ईस्वी से 1526 ईस्वी, या 1506 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के शासकों का काल कब माना जाता है, दिल्ली सल्तनत के शासकों का काल जो है 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा, ठीक है। क्योंकि 1526 ईस्वी में ही क्या हो गया, मुगल साम्राज्य का नींव पड़ गया। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक जो खिलजी वंश का था, ठीक है, ठीक है, लोधी वंश का, उसको हरा करके यहाँ पर क्या हो गया आपको, तो यहाँ पर आपका जो है बना हुआ था, ये बाबर विजयी हुआ था, बाबर ने मुगल साम्राज्य का नींव डाल दिया था। तो 1206 से 1526 ईस्वी तक इसको याद रखेगा, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला वंश कौन था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश, सबसे पहला वंश कौन था दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, या कोई नहीं, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला वंश जो था वो कौन था, आपका गुलाम वंश था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था, तो वो गुलाम वंश का था, ठीक। चलिए दिल्ली सल्तनत के वंश का नाम याद रख लीजिएगा, आप सभी को, आप लोग को याद हो जाए दिल्ली सल्तनत में वंश कैसे कैसे हुआ था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का वंश है, देखिए आपका जीके तुम्हारा शायद लो है, याद कर लीजिएगा, जीके तुम्हारा शायद लो है, ठीक है। तो दिल्ली वंश का जो शासक हुए सबसे पहले जीके, तो जी से गुलाम वंश, के से क के आगे बढ़ जाइए ख खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, सा से सैयद वंश, लो से लोधी वंश, ठीक है, लोधी वंश। इसके बाद यहाँ से इस वंश की समाप्ति हो जाती है, ठीक है। और यहाँ से आपका मुगल वंश का यानी बाबर जो है स्थापना कर देता है 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध में, ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर का जीत हुआ, और बाबर ने यहाँ से दिल्ली सल्तनत को समाप्त किया और यहाँ पे जो है आपको 1526 ईस्वी में मुगल वंश का नींव डाला था, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के शासक का नाम आपको याद हो गया होगा। सबसे पहले कौन सा वंश आया, गुलाम वंश, उसके बाद कौन सा आया, खिलजी वंश, उसके बाद कौन सा वंश आया, तुगलक, नेक्स्ट है सैयद, और लास्ट है लोधी, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश, ठीक है, और अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, ठीक है, यही चीज़ है आपका। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है, जो गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य था उसका संस्थापक किसको माना जाता है, बीरेश को, करेश को, हरिश्चंद्र को, मूलचंद्र को, किसको माना जाता है गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक जो है वो आपको हरिश्चंद्र को माना जाता है, ठीक है, किसको माना जाता है, हरिश्चंद्र को। चोल वंश का संस्थापक कौन था, चोल वंश का संस्थापक कौन था, उस्ताचल, विजयालय, पराशरक्रम, कोई नहीं, ठीक है। तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, ठीक है, चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। आया हुआ प्रश्न है सभी प्रश्न। इसका विभिन्न राज्यों के जो शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो हम नोट्स आपको बना रहे हैं उसमें आपको सारा चीज़ दिखाएंगे कौन कौन प्रश्न आया है। अभी आप प्रैक्टिस सेट में है, प्रैक्टिस सेट में आप सब मिक्स क्वेश्चन रहता है, इसलिए इसको बनाना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए डेली प्रैक्टिस सेट जरूर अभी से बनाना शुरू कर दीजिए और बाकी जो टॉपिक आया है उसका भी क्लासेज आप देखते चले बीच बीच में, ठीक ना। चोल वंश के राजाओं में सबसे शक्तिशाली किसको माना जाता है, कृष्णराज प्रथम को, कृष्णराज द्वितीय को, राजराज प्रथम को, ठीक है। तो चोल वंश के राजाओं में सबसे शक्तिशाली राजा जो माना जाता है वो आपका राजराज प्रथम था। चोल वंश के राजाओं में सबसे शक्तिशाली राजा जो था वो आपका राजराज प्रथम था।
महाभारत की रचना किसके द्वारा किया गया? वाल्मीकि, सूरदास, महर्षि वेदव्यास या कालिदास। ठीक है, महाभारत की रचना किसके द्वारा किया गया? बहुत ही एमबीबीआई प्रश्न है। महाभारत और रामायण ये 2 बार आता है, इसलिए इसको आप लोग याद करके जाइएगा। तो महाभारत की रचना किसके द्वारा किया गया? तो महर्षि वेदव्यास के द्वारा महाभारत का रचना किया गया। महर्षि वेदव्यास इसका राइट आंसर है। महाभारत में किसके युद्ध का वर्णन है? महाभारत में किसके युद्ध का वर्णन है? कौरव एवं पांडव, कौरव एवं राजवंश का, पांडव एवं मौर्य वंश का, कोई नहीं। ठीक है, तो किसके महाभारत में किसके युद्ध का वर्णन है? तो कौरव एवं पांडव के युद्ध का वर्णन है। ठीक है, अगला यहाँ पर थोड़ा सा नोट्स है कि कौरव और पांडव का युद्ध किस लिए हुआ था। ठीक है, कौरव और पांडव का युद्ध किस लिए हुआ था? तो देखिए, कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए युद्ध हुआ था। इसमें पांडवों की जीत हुई थी और कौरव की हार हुई। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कहा जाता है? बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कहा जाता है, किसको बताना है? पिटक, त्रिपिटक, कांची या रामायण। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का जो पवित्र धर्म ग्रंथ है वो आपका त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, त्रिपिटक याद रखिएगा। त्रिपिटक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले भी विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा वाला जो विविधता की समझ थी उसमें आपको यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो त्रिपिटक को याद रखिएगा, यह बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे? कालिदास, सूरदास, अबुल फजल, टोडरमल। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो दरबारी कवि थे वो आपका इसमें कालिदास थे। कौन थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि कालिदास जी थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? एमवीवीआई प्रश्न है, आपका जेटेट में भी आया हुआ था, अन्य राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी आया हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय को याद करके आप जाइएगा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। ठीक है, कुमारगुप्त। चीनी यात्री ह्वेनसांग किस विद्यालय का विद्यार्थी था? चीनी यात्री ह्वेनसांग किस विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था? मगध, संपूर्णानंद, नालंदा या कोई नहीं। ठीक है, तो चीनी यात्री ह्वेनसांग जो था वो नालंदा विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था। ठीक है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? ठीक है, नालंदा, मगध, कनौज या उत्तरी भारत। ठीक है, तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर जगह किसको बनाया था? कनौज को बनाया था। किसको बनाया था? कनौज को। राइट आंसर कनौज होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अशोक का नाम पुराण में क्या मिलता है? अशोक का नाम पुराणों में क्या मिलता है? अशोक, अशोकवर्धन, देवनामप्रिय, कोई नहीं। ठीक है, तो अशोक का नाम पुराणों में क्या मिलता है? तो अशोक का नाम पुराण में अशोकवर्धन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से? अशोकवर्धन के नाम से जाना जाता है। कलिंग का प्राचीन राज्य वर्तमान में किस देश में स्थित था? उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। ठीक है, कलिंग कहाँ पर स्थित है? तो कलिंग का प्राचीन ये जो है आपको उड़ीसा में। कलिंग कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है कलिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कलिंग किसके लिए प्रसिद्ध था? कलिंग किसके लिए प्रसिद्ध था? भेड़, बकरी, हाथी, घोड़ा, किसके लिए प्रसिद्ध था? कलिंग। ठीक है, तो कलिंग जो है आपका हाथी के लिए प्रसिद्ध था। उस समय किसके लिए प्रसिद्ध था? हाथी के लिए प्रसिद्ध था कलिंग। अशोक ने अपने शासन के कितने वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया? अशोक ने अपने शासन के कितने वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया? 5वें वर्ष, 7वें वर्ष, 9वें वर्ष, 11वें वर्ष। ठीक है, अशोक ने अपने शासन के कितने वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया? तो अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था। जब 9 वर्ष हो गया था तब वो कलिंग पर आक्रमण कर दिया था। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? बहुत ही एमवीवीआई प्रश्न है, बार बार आया हुआ है, इसलिए सारे प्रश्न इसमें जेसीईआरटी किताब से निकल रहे हैं और सब ठोस ठोस प्रश्न आपके हैं। ठीक है, ज़्यादा इसमें जो है प्रश्न आपको नहीं है, बहुत कम प्रश्न है, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में टैली करता है जेसीईआरटी वाला। ठीक है, जेसीईआरटी से यहाँ पर तैयारी करने के लिए जुड़िएगा, सभी को जुड़ जाइएगा, और बाकी नहीं तो अलग अलग नोट्स लेकर परीक्षा में देने जाने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक ना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको केवल हम करवा रहे हैं। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण या कोई नहीं। ठीक है, तो बुद्ध के गृह त्याग की घटना को जो है महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, बुद्ध का जो भी घटना है, घर त्याग की घटना, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति की घटना,
ज्ञान प्राप्ति की घटना, ये सारी घटना को याद कर लेना है। और इसका नोट्स भी देखिए आपको बना हुआ है, ये तो आपको प्रैक्टिस सेट में आपको बीच बीच से सभी चैप्टर से लिए गए हैं, तो उस नोट्स को भी आप लोग देख लेंगे, ठीक है। अगला है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बौद्ध गया में, वाराणसी, राजगीर या कोई नहीं, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध को किस में? तो गया में पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था, तो वो जगह का नाम है बोध गया, उस जगह का नाम है बोध गया। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हो जाएगी बताइए? बोध गया में हो जाएगा, ठीक है। कहाँ हो जाएगा? बोध गया। गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? उरेवेला, निरंजना, सोन या कोई नहीं, ठीक है। गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? तो निरंजना या फल्गु नदी जो हम लोग कहते हैं, उस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। यह निरंजना नदी है, तो निरंजना नदी को टिक करना है आपको, ठीक है। गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? बरगद, सखुआ, पीपल या कोई नहीं, ठीक है। तो बोधि वृक्ष गौतम बुद्ध के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, और किसका है? पीपल के पेड़ का है, इसलिए पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर के बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, वर्धमान, बौद्ध या कोई नहीं, ठीक है। तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था महावीर के बचपन का नाम, इसलिए उनको बोला भी जाता है वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर यानी महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, ठीक है। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? महावीर की पत्नी का नाम क्या था? त्रिशला, सुमित्रा, यशोदा या यशस्वी, ठीक है। तो महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर की पुत्री का नाम क्या था? त्रिशला, यशोदा, सुमित्रा, प्रियदर्शना, ठीक है। तो महावीर की पुत्री जो हुई उसका नाम था अनोजा प्रियदर्शना। क्या था? अनोजा प्रियदर्शना, ठीक ना। तो यहाँ पर प्रियदर्शना ऑप्शन दिया है, इसलिए राइट आंसर डी होगा, प्रियदर्शना हो जाएगा, ठीक है। महावीर को किस वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई? देखिए दोनों को याद रखिएगा, जो बुद्ध का हुआ वो बोधि वृक्ष यानी पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, ठीक है, वो पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और जो महावीर हुए वो यहाँ पे साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। महावीर को साल, दोनों का कन्फ्यूजन याद रखिएगा। बोधि वृक्ष, पीपल, बोध गया, ठीक है। ये आपका वर्धमान महावीर गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है, ठीक है। गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे। और महावीर यानी वर्धमान महावीर को किस वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोनों प्रश्न आए हुए हैं और बहुत ही MVVI है, ठीक ना। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, कंफर्म हो लीजिएगा। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है? गंगा, यमुना, सरस्वती या सतलज, ठीक है। तो ऋग्वेद में सबसे जो पवित्र या पुरानी नदी है वो आपका सिंधु नदी है। और ऋग्वेद में जो है गंगा नदी का 1 बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार उल्लेख किया गया है। और जमुना नदी का जो है 3 बार उल्लेख किया गया है, ठीक है। जमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेदिक काल के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? जौ, गेहूँ, धान, दाल, धान, कोई नहीं, ठीक है। ऋग्वेदिक काल के लोगों का मुख्य भोजन जौ और गेहूँ था। क्या था आपका मुख्य भोजन? जौ और गेहूँ था ऋग्वेदिक काल का मुख्य भोजन। ऋग्वेदिक काल के लोगों का मुख्य आजीविका क्या था? ऋग्वेदिक काल के लोगों का मुख्य आजीविका क्या था? कृषि, पशुपालन, चारागाह या पर्यटक, ठीक है। ऋग्वेदिक काल के लोगों का मुख्य भोजन आजीविका क्या था? कृषि, पशुपालन, चारागाह या पर्यटक, ठीक है। तो मुख्य जो यहाँ जीविका का स्रोत जो बनाए थे वो आपका यहाँ पे पशुपालन था। ऋग्वेदिक काल में किस पशु का सर्वाधिक महत्व था? गाय, बैल, भेड़ या बकरी, ठीक है। ऋग्वेदिक काल में किस पशु का सर्वाधिक महत्व था? तो वो पशु का नाम है आपका गाय, ठीक है। ऋग्वेदिक काल में लोग गाय को अधिक महत्व देते थे। तो ये प्रैक्टिस सेट आपका 10 था, आपने प्रैक्टिस सेट 10 किया। अभी इसके बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, आप करते चलिएगा सुबह में। और इसी बीच बीच में आपको देखिए यहाँ पे ज्योग्राफी का जो न्यू सिलेबस आया है वो आपको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। जो केवल ज्योग्राफी का चाहते होंगे सिलेबस लेने के लिए जो बना हुआ है उसके आधार पर, तो आप 150 रुपये में यहाँ से परचेज ज्योग्राफी कर सकते हैं, ठीक है। और अभी पॉलिटिकल का बनना शुरू है, जिसमें आपको
2 टॉपिक बन गए हैं, बाकी 4 टॉपिक बचे हैं। ये भी बहुत जल्द आपको सारे कुछ करवा दिए जाएंगे। उसके बाद हिस्ट्री सेशन की शुरुआत हुई न्यू सिलेबस के आधार पर। बाकी प्रैक्टिस सेट आपको बना दिया गया है, प्रैक्टिस सेट आप डेली जुड़ के यहाँ पर करते रहिए, बीच बीच में चलते रहिए। और 1 से 5 के लिए आपको सारी कोर्सेज की भी तैयारी यहाँ पर शुरू करवा दी गई है। तो आप JCERT जैक का किताब से पढ़ने के लिए हमारे साथ अवश्य जुड़े, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद।